जी दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बात का और कोई विषय है नहीं सिवाय इसके कि हम बात करें वो जो जंग चल रही है इज़राइल और ईरान की, साथ में अमेरिका भी लगे हुए हैं। इस पर कुछ बड़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं नीचे। और न सिर्फ अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ, बल्कि ये भी बताने जा रहा हूँ कि दरअसल चीज़ें किस तरह से अब इस जंग में बदल रही हैं, और ये एग्जैक्टली उसी दिशा में जा रही हैं जिसका मैं आपसे शुरू से जिक्र कर रहा था कि ये लड़ाई कोई जल्दी नहीं खत्म होने जा रही। जिन लोगों को ये सपने आ रहे थे कि वो ईरान की लीडरशिप को उड़ा देंगे और उड़ाने के बाद में सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, रेजिम बदल जाएगी, वहाँ पे ईरान या इसराइल की मिली-जुली कोई समर्थित सरकार आ जाएगी, वो चीज़ें नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो फिर जो बदला आना था ईरान से वो बराबर आया। मोतीलाल जी नमस्कार, और आपको होली की शुभकामनाएँ। तो हुआ क्या है मित्रों, इस सब के बीच में कल रात को हमला हुआ कुवैत के जो अल उबैद जो इनका एयरबेस है, वहाँ पर कल मिसाइल से हमला किया गया। पृथ्वी यात्रा जी, हेलो, कैसे हैं आप? शुभकामनाएँ होली की। मित्रों, अब क्या हुआ है, उस एयरबेस पर हमला किया गया, अल उबैद, जहाँ पर सबसे बड़ा रडार लगा हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का। ये वो रडार था जिसकी मदद से जो साहू जी नमस्कार, जो इनके तमाम थर्ड मिसाइल जो जो थर्ड थर्ड है, या जो एयर डिफेंस सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल्स हैं, ये सब की सब अपना डेटा इस रडार से लेती थी। तो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अब ये डेटा आपको सोशल मीडिया पे सुनने को मिलेगा कि ये तमाम जो मिसाइल्स हैं वो ब्लाइंड हो गई हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास में जो अल्टरनेटिव मौजूद है इसका, वो सैटेलाइट के ज़रिए प्रोवाइड करने का है उसको गाइडेंस। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ग्राउंड बेस्ड रडार है, वो जितनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन दे दिया करता था या दे सकता था, वो अब सैटेलाइट के ज़रिए मिलने में कई सेकंड्स की या इवन कई मिनट्स की देरी हो सकती है। और आप यकीन करिए, मैंने आप समझ सकते हैं मेरी बात को, जो मैं यकीन करने की बात आपसे कह रहा हूँ, कि अगर कोई इज़राइली मिसाइल्स एटमॉस्फेयर में ऊपर से यू नो एक्सोस्फीयर से नीचे आ रही है और आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो फिर क्या होगा? वो आ रही है किस रफ्तार से? 6 मैक, 7 मैक, 4-5 मैक। अगर वो उस रफ्तार से नीचे आ रही है और ऐसे में 4-5 सेकंड का गैप भी आता है, तो वो कितना बड़ा अंतर डाल सकता है किसी हिट के होने में या किसी हिट के अवॉइड होने में, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, और तो उसका जो रिपरकशन है, उसके जो प्रभाव हैं इस लड़ाई पर, ये बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं, जिसको अभी कम करके आँका जा रहा है। तो एक तो ये हुआ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये, और इसका जो इम्पैक्ट है ना, आप ये देखिए कि, और इसको कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें उनके एयर स्पेस में आई हैं, जिनमें से एक को उन्होंने रोका है और दूसरा जो है वो सीधे अल उवैद के ऊपर गिरी है। बंदे वहाँ कोई नहीं मरे, ऐसा कुवैत कह रहा है, वो पूरी तरह संभव है, लेकिन जो उसका काम था वो हो गया है। वो क्या है? 1.1, इनका जो बेसिकली एएनएफपीएस इसको बोलते हैं, अर्ली वार्निंग रडार है ये। इसकी कॉस्ट है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर, 1.1 बिलियन यूएस डॉलर। 5000 किलोमीटर तक जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर लेता था। जरा कल्पना कीजिए आप, 5000 किलोमीटर्स तक की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ये ट्रैक कर लिया करता था। अब उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे जो रीजनल मिसाइल डिफेंस है, जिसमें पैट्रियट शामिल है, थार्ड शामिल है, वो सब कमजोर हो गई हैं। नाउ, जो सैटेलाइट इमेजरी है, अगर आप जैसे प्लैनेट लैब है एक साइट, आप देख सकते हैं वहाँ पे प्लैनेट प्लैनेट लैब का सोर्स है, या रडार कवर जो है जिसको रडोम बोलते हैं, तो रडोम और उसके आसपास उसके उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन गियर जो है उसमें डैमेज नज़र आ रहा है। यानी कि रडार का जो कम्युनिकेशन गियर है उसमें डैमेज नज़र आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में रडार के फेस पर भी डायरेक्ट हिट की बात कही गई है। तो आप ज़रा कल्पना कीजिए, बचा क्या उस रडार को? और रिपेयर करने का किसी वजह से इस समय वक़्त नहीं मिलेगा आपको। लेकिन
जो अमेरिकी या कतरी जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या कहना है कि जो डैमेज है वो लिमिटेड है, माइनर है। मुझे क्या लगता है मित्रों, ये सिर्फ दिल खुश करने की बातें हैं ताकि लोगों का जो आत्मविश्वास है वो ना खत्म हो। ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन वो कह रहे हैं इंटरसेप्ट हो गई हैं। तो आप ये देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। 101 मिसाइल अब तक मारी हैं। आज सवेरे तक जब मैं खबरें देख रहा था, ईरान ने अब तक 101 ड्रोन और मिसाइलें मारी हैं। ठीक, उनका ये कहना है कि हमने 90 समथिंग को रोक लिया है। वंडरफुल। तो आप अगर 1991 मान लीजिए 91 को आप रोक रहे हैं, तो भी 10 तो नीचे आ गई ना। और जो 10 नीचे आई मित्रों, जरा उसकी कॉस्ट डिफरेंशियल लगाइए आप। यानी कि जिसको ये 50,000 50,000 एट द हाइएस्ट एंड, बेसिकली तो कहते हैं कि 1 से 2 मिलियन में, यानी कि 10 से 20 लाख में, ये एक ड्रोन अपना बना लेते हैं जो शाहिद बना रहे हैं। उस ड्रोन को जब ये ऑपरेट करते हैं दोस्तों, तो उसको मान लीजिए कि उन्होंने 10 भेजे, 20 भेजे, तो एक एक ड्रोन को मारने के लिए इनको मिनिमम 2 मिसाइल मारनी पड़ती हैं। ये जो पैट्रियट मिसाइल मार रहे हैं, और वो कितने की आती हैं? बहुत महंगी पड़ती हैं। ये जहां 20,000 से 50,000 की पड़ रही हैं, वहां वो पड़ती हैं इनको 2 मिलियन की। $2 मिलियन एक मिसाइल पे। अब अगर 2 मिसाइल उनको पर ड्रोन मारनी पड़ रही हैं, तो ये तो हजारों की संख्या में इनके पास ड्रोन पड़े हुए हैं। जानते हैं आप ईरान के पास ड्रोन कितने बताए जाते हैं? ईरान के पास जो शाहिद ड्रोन है वो रफली 80,000 है। 80,000। आप कल्पना कीजिए, अगर एक ड्रोन पे इनको दो दो चलाने पड़ रहे हैं, तो इतनी मिसाइलें तो ये क्या तमाम नेटो देश मिल जाए तो भी नहीं पूरी पड़ेंगी। एंड ये वो सच है जिसको आपको नहीं बताया जा रहा है। 80,000 ड्रोन अगर उनके पास हैं। और मजे की बात क्या है इसमें, एक और बात समझिए, जो अभी तक ड्रोन ईरान ने इस्तेमाल किए हैं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा स्मार्ट खेला है ईरान। उसने क्या किया है, उसने अब तक जो ड्रोन छोड़े हैं, वो जानते हो कौन से ड्रोन थे? वो जो आज से 20 साल पहले चलते थे। 20 साल पुराने ड्रोन वो लेकर चल रहा है अपने। तो इनकी बेस्ट ऑफ मिसाइल्स को वो अपने 20 साल पुराने ड्रोन पे कंज्यूम करवा रहा है। इन भाइयों को पता ही नहीं लग रहा है इनके साथ हो क्या रहा है। इनको पता ही नहीं लग रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। और यानी कि जो उसके मोस्ट मॉडर्न ड्रोन है, वो तो भी निकलने बाकी है। वो तो अब निकलेंगे हौली हौली। आपने एक चीज नोटिस की, अचानक ईरान ने अपनी जो रफ्तार थी ड्रोन भेजने की कम कर दी है। कम कर दी है ताकि लगे इनको भले खा आओ प्यारे, थोड़ा और नजदीक आओ। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये लोग फंस गए हैं। ये लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं इस गेम में, और इनको फंसना ही था। ये बात हम जैसे बहुत बहुत पहले से बात कह रहे थे कि ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा अगर आएंगे। मगर इनको क्या लगा, इनको लगा ये था मित्रों, कैलकुलेशन जहां इन्होंने गड़बड़ की, कि हमारे एजेंट अंदर बैठे हुए हैं ईरान के अंदर, और जैसे ही हम तमाम लीडरशिप को उड़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग सड़क पर आ जाएंगे। जो हमारी लीडरशिप है वो उन्हीं में से कुछ लोगों को उठा देगी, और वो हमारे कहने पर वहां पर रिजीम चलाएंगे। हुआ क्या है, जैसा ही पिछली बार भी हुआ था, लास्ट ईयर जब इन्होंने अटैक किया था जून में। तो आप ये देखिए, जब इन्होंने हमले किए हैं उस समय पर वो सारी की सारी जनता जो ईरान की थी, वो अपनी लीडरशिप के और ज्यादा पीछे खड़ी हो गई। यानी उनकी दिक्कतें हैं, उनको मुश्किलें हैं, उनको अपने प्रशासन से समस्याएं भी हैं, वो उनकी शिकायत भी करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका को इनवाइट कर रहे हैं तुम हमारे यहाँ जाओ और हमारे सिर में बैठ जाओ। दिस इज व्हाट दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रही। आप किसी दुश्मन पर हमला करने से पहले अपने दुश्मन को जानते क्यों नहीं? अगर आप अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे, तो उसके खिलाफ बनने वाली आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा कमजोर और खराब ही होगी, फेल होगी, और हो रही है। तो देखिए, आप ये देखें कि इस समय पर ईरानी जनता किस तरह से निकली है। आज इन्होंने मारा उनको, कल जब जनता अपने शोक शोक प्रकट करने के लिए बाहर निकली है, लाखों लोग सड़क पर थे। और कल्पना कीजिए कि लाखों लोग सड़क पर हैं, ऊपर से इनके हवाई जहाज गुजर रहे हैं, मिसाइलें गुजर रही हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं, ना कोई भाग रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। सब वहां पर डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। तो आप इनको तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली व्हाट आर दे डीलिंग विद। आप डील किस चीज से कर रहे हैं, ये रेस अलग है भाई। और दूसरी बात, एक और बात समझिए, कोई भी दुनिया में कोई भी रिजीम चेंज का ऑपरेशन हो,
आप जमीन पर पैर रखे बिना नहीं कर सकते। फुट ऑन द ग्राउंड जिसको कहा जाता है कि फुट ऑन द ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। बूट्स ऑन द ग्राउंड इनके घबराते हैं उसमें। अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस पीछे लगा हुआ है, यू नो। सो अब बिना उसके रिजीम चेंज होने से ही लोग वहां पे कौन करेगा। तो अब ये बेसिकली न इधर का रहा न उधर का रहा, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। अब ये किस्सा है। लेकिन अभी इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, ये अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट था वो बड़ा माइनर था, और बेसिकली कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, आने नहीं दोगे तुम, कि रडार जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है या टेम्पररीली आउट ऑफ सर्विस है। मुश्किल क्या है, जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो ये समझ सकते हैं कि उसमें बचा ही नहीं कुछ होगा। सारे का पटाखा बच गया, उसके ऊपर मिसाइल कर रहा है डायरेक्ट रख के, और वो उसमें से धुआं निकल गया सारे में से। बचा क्या भाई, नया ही बनाना पड़ेगा। पहले भी बता रहे हैं कि जून में जब 2025 में पिछला वाला हमला हुआ था तब भी ये सब हुआ था, और जो इनका रडोम या जो कम्युनिकेशन सूट था उसको नुकसान हुआ था, लेकिन ज्यादातर डिफेंस जो है वो होल्ड कर गई थी। लेकिन इस बार का बात अलग है। इस बार न सिर्फ ईरानियों को पता है कि आपकी टैक्टिक्स क्या होंगी, बल्कि वो उस पर तैयारी करके बैठे हुए हैं। वीडियोस में जो आ रहे हैं बाहर, उसमें देख रहे हैं कि जो पैट्रियट इंटरसेप्टर है वो फायर होते हुए नजर आ रहे हैं। जब मिसाइल आ रही है तो नजर आ रहा है कि पैट्रियट मिसाइल को नीचे से फायर किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल बॉर हेड को रोकने में फेल हो जाता है। मान लीजिए कि उन्होंने 50 भेज दिया आपके ऊपर ड्रोन, 50 आपने भेज दिए और आपने 49 रोक लिए, एक नीचे निकल गया। कम बहुत बहुत। आपकी जिम्मेदारी 100 की 100 रोकने की है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक को नीचे करने की है। 100 में से एक चला गया, उसने काम कर दिया और कॉस्ट इतनी नहीं है कि वो हाय हाय करे। इसलिए आपको एक एक मिसाइल को फायर करने से 3 बार सोचना पड़ेगा पहले। लेकिन इनको बहुत टाइम मिलेगा, इनको पास टाइम ही टाइम है। ये है मित्रों। तो बेसिकली वो जो एक मिसाइल आपका जो है वो छूटता है तो पूरा खेल खत्म। एक ही मिसाइल में पूरा काम हो गया। यानी कि जो हाइप है वो क्या है कि भाई, जो जो इन इन लोगों का कहना है कि भाई ये सारी हाइप है, पर जो ट्रुथ नजर आ रहा है विजुअल्स में से एंड अदरवाइज वो कुछ और है। अब देखो, अमेरिकी प्रेशर जो है उससे बचने के लिए और फिर अपनी नैरेटिव को बचाने के लिए भी ये जो अमेरिकी हैं वो हाफ ट्रुथ बताएंगे, झूठ बोलेंगे। और उसका आपको मैं उसका बताया तो क्यों, आप मार्को रूबियो को देख लीजिए। मार्को रूबियो साहब क्या कह रहे हैं। मार्को रूबियो साहब ने जो लेट नाइट में स्टेटमेंट दी है प्रेस को, बात की है उनसे प्रेस से, तो उसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल हमने हमला इसराइल के साथ में इसलिए किया क्योंकि इसराइल तो हमला करने जा ही रहा था, और हमको ये लगा कि अगर हमने इसराइल के साथ में मिलकर हमला नहीं किया तो अगला हमला इसराइल जो है वो हम पे कर, सॉरी, ये जो ईरान है वो हम पे कर देगा। यानी हमारे जो असेट्स हैं उन पर कर देगा, मिडिल ईस्ट में बैठे हुए उनके ऊपर हमला हो जाएगा। तो हमें अपनी जान बचाने के लिए साथ में जाना पड़ा। नाउ दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि क्या पहले हमले की शुरुआत करके इसराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई में घसीट लिया कान पकड़ के कि तू आना आ, हम तो चले। तो इन्होंने कहा भैया तू ऐसे चला मैं भी चला साथ में तेरे पीछे हो लिए। ये ग्राउंड रियलिटी मुझे लगती है कि इस समय चल रही है। ईरान का दावा बिल्कुल क्लियर है। वो क्या कह रहे हैं, ये जो ANFPS है यानी 132 ब्लॉक 5 अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है, आप ये देखिए ये सिस्टम करीब 1.1 बिलियन का है, 5000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करता है, और गल्फ में अमेरिकी अलाइड और जो अलाइड मिसाइल सिस्टम्स हैं यानी पैट्रियट है, थार्ड है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो है, उसके लिए दिमाग का काम करता है, ये ब्रेन जैसा काम करता है। और अब तो ये कहना कि करता है गलत होगा, तो करता था हो गया, चला ही गया। कतर के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म किया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल आई और उनमें से हमने एक को रोका और दूसरी ने खुड़गा कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी जो है इसकी, प्लान ट्रैप, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो है वहां पे नजर आ रही है कि भाई आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसमें सारे में बड़ा क्लियर डैमेज नजर आ रहा है। डबरी नजर आ रही है सारी उड़ती हुई उसकी, तो मैं बचा गया जब डबरी उड़ गई। तो फायर फाइटिंग जो वाटर रन ऑफ है वो नजर आ रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो फेस है उसका, उसमें आप पाएंगे कि कुछ इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स में कम्युनिकेशन या सैटेलाइट के जो डिसेस वाला जो टेंट है उसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया है, बर्बाद हो गया वो भी। अच्छा, अब इसमें आप देखिए अमेरिका ने या पेंटागन ने अभी तक इस पर कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है। रडार डिस्ट्रॉय हुआ है नहीं हुआ है नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। वो कह रहे लिटिल डैमेज,
अब लिटिल डैमेज कितना बड़ा डैमेज है कोई नहीं जानता। नो कैजुअलिटीज, इस पे वो अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको अंडरपिन कर रहे हैं बार बार। लेकिन ये एक क्लासिफाइड सिस्टम है दोस्तों, जो फुल डिटेल्स तो भी बाहर पब्लिक की करेंगे नहीं, बाद में पता लगेगा। लेकिन अगर 2025 में जो रडोम पे डैमेज हुआ था, वो बाद में उन्होंने एडमिट किया कि भाई एक मिसाइल हमारी इम्पैक्ट हुई थी, मगर वो एग्री करने में उनको टाइम लग गया था जब उन्होंने एग्री किया था अमेरिका ने। अब रडार का एक बड़ा हिस्सा अगर सच में आउट हो गया है, तो आप ये देखिए, दैट मीन्स कि जो साइट डैमेज है, वो साइट डैमेज से लेके अब ये टेम्परेरी ब्लाइंड हो गया है, टेम्परेरी ब्लाइंड हो गया है रडार। तो रीजनल जो वार्निंग टाइम है, जो रीजनल वार्निंग टाइम है, यानी कि इस क्षेत्र में काम करने वाले जो जहाज हैं, मिसाइल्स हैं, उनके लिए जो वार्निंग टाइम है वो कम हो जाएगा। पैट्रियट मिसाइल्स है, थर्ड है, इनको जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। लॉन्ग रेंज इनको पता ही नहीं होगा कि आज यहाँ से 2,500 किलोमीटर दूर कौन बैठा है। ये जो असिमेट्रिकल वॉरफेयर है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी ईरान को बस एक सक्सेस चाहिए, जबकि अमेरिका को हर बार परफेक्ट होना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और जो आपके पास नंबर का जो गेम है, जो ईरान के फेवर में है, वो इसका फायदा यही है। कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि ये गेम चेंजर हो सकता है, यानी गल्फ में जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इससे कमजोर हो गया। जो हार्मोज की स्टेट ऑफ हार्मोज है, वहां पर एस्कॉर्ट लोगों को बचा के और आगे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पेट्रो डॉलर रूट्स पर प्रेशर। अब इसमें ये इकोनॉमिक किस्सा है पेट्रो डॉलर वाला, कि इससे पेट्रो डॉलर पे कितना फर्क पड़ेगा, सोचना चाहिए इसके ऊपर भी। लेकिन फुल कंफर्मेशन के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट कुछ एनालिसिस देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमको इस पे काम करना होगा। ओके, ये जो सारे का सारा जो जिसको लोग ओवर हाइप कर रहे हैं, कंप्लीट गेम चेंजर कहना तो शायद भी जल्दबाजी होगी, लेकिन ओवर हाइप भी नहीं। अब हुआ क्या है, ईरान का क्लेम क्या है? आईआरजीसी ने ये कहा कि भाई ये जो रडार था ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक प्रिसीजन मोबाइल ड्रोन से। 2000 ये 1.1 का बिलियन का सिस्टम था सारे का सारा, 5000 किलोमीटर तक रेंज थी इसकी, मैंने बताया। ग्लोबल मिसाइल वार्निंग सिस्टम, जो ग्लोबल मिसाइल वार्निंग नेटवर्क का ये बेसिकली हिस्सा था। गल्फ में पैट्रियट मिसाइल्स हैं, इनकी हार्ड मिसाइल्स हैं, और ये सब एयर डिफेंस सिस्टम्स में आते हैं, और इनको लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कहा जाता है कि लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट करते हैं इसको, सिस्टम्स को। नाउ अमेरिकी साइड क्या कह रही है इसमें? कतर और अमेरिकी साइड कंफर्म कर रही है कि 65 से लेकर 101 मिसाइलें मारी हैं अब तक ईरान ने, या उनके ड्रोन आए हैं, 101 में सारे शामिल हैं। ज्यादातर इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक यूएवी अल हुवैद पे गिरा है। तो अब 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिर गई, एक उबैद गिर गया, तो माइनर डैमेज तो होने से रहा। एक ने स्पेसिफिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम को टारगेट किया और 8 लोग शार्पनर से इंजर्ड हुए, मरा कोई नहीं है। सैटेलाइट प्रूफ है इसका। दूसरे जो सोर्सेस की अगर हम मेजरली देखने की कोशिश करें, व्हाइट रडोम में क्लियर डैमेज दिख रहा है, डेबरी है, इम्पैक्ट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, फायर फाइटिंग के निशान आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में नॉर्थ ईस्ट फेज पर डायरेक्ट हिट को भी दिखाया गया। कम्युनिकेशन गियर, सैटेलाइट वाले जो डिशेज हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। विकिपीडिया और मिलिट्री साइट्स पर भी डैमेज कंफर्म्ड है। यानी कि पेंटागन अभी मिनिमल डैमेज, नो कैजुअलिटीज, बेस ऑपरेशन कह रहा है इसको। लेकिन ये क्लासिफाइड सिस्टम है दोस्तों, फुल डिटेल्स कभी नहीं बताई जाती, और पहले जून 2025 के बारे में भी ऐसे ही बताया गया था जैसे अब बताया जा रहा है। असल में हुआ क्या है, डैमेज हुआ है, काफी सीरियस डैमेज हुआ है। रडार अगर टेम्परेरी या पार्शियली आउट हो गया है तो गल्फ में वार्निंग टाइम कम हो जाएगा, सेकंड्स मिनट का अंतर बहुत होता है। डिफेंस लेयर्स जो हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, असिमेट्रिक वॉरफेयर बेसिकली आगे बढ़ेगा। ईरान को एक सक्सेस चाहिए, अमेरिका को 100% परफेक्शन चाहिए, तभी उनका बचाव है। ओके, तो ये जो ओवर हाइप पार्ट है, यानी कि कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया है अमेरिका की मिसाइल्स, पेट्रो डॉलर खत्म हो गया वाली बात है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अमेरिका के पास में रेजिडेंसी जो 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 रेजिडेंसी है वो दूसरे रडार्स भी हैं, सैटेलाइट्स हैं, अवाक्स हैं, और भैया बहुत कुछ कह सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट में लग जाएंगे सालों, लेकिन शॉर्ट सर्किट में काम चलेगा। शॉर्ट टर्म में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सर्किट होने का काम चलता रहेगा। ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं, हार्मोज के ऊपर टेंशन है, लेकिन अभी अभी
जो शील्ड शैटर उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि भाई जो शील्ड ही है टूट जाए, ऐसा अभी नहीं हुआ है। तो आगे चलिए मित्रों, और फिर ये देखिए अल हुदैद का जो AN-32 पे अगर हम लौटें तो आप देखिएगा कि लेटेस्ट अपडेट 4 मार्च तक की, यानी आज तक की, वो जो है सारी पिक्चरों क्लियर कर रही है। ईरान का क्लेम मैंने बताया आपको कि वो एक प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर गई है इनके AN/FPS ब्लॉक 32 को। और ये सिस्टम जो है वो 1 बिलियन का था, वो सब मैंने आपको जानकारी दे दी है ना। कतर का कंफर्मेशन, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ये कहा है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल आई हैं, हमने एक को रोक लिया है और दूसरी हिट कर गई है। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसमें देखिए ये ओवर हाइप है नहीं, जो नरेटिव आया हुआ है बाहर वो ओवर हाइप नहीं है, एक रियल सीरियस ब्लो है। इस रडार का जो फेज है उसका जो काफी कम्युनिकेशन पार्ट है वो काफी डैमेज हुआ है, और जो रीजनिंग वार्निंग सिस्टम है, वार्निंग टाइम है, अब वो कम हो जाएगा। यानी अगर कुछ मिनट का भी फर्क पड़ रहा है तो बहुत बड़ा फर्क है। और डिफेंस लेयर्स यानी पैट्रियट, थार्ड, इनका जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनके साथ ही काम करेंगी ये। अमेरिका के पास रेडिडेंसी है, रेडिडेंसी जो है वो अवाक सैटेलाइट्स और शिप बेस्ड जो सेंसर्स हैं उनसे आ रही है। लेकिन गल्फ में सबसे बड़ा जो रिमोट क्रिस्टल सेंसर है वो इस बार आप ये मान लीजिए फेल हो गया है, बिल्कुल फेल हो गया है। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस, हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, पेट्रो डॉलर, इस सारे रूट पर दबाव आएगा, प्रेशर बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में रिप्लेसमेंट में 7 साल लग जाएंगे। 7 साल बहुत लंबा टाइम है। तो आगे अगर हम अपनी बात को और बढ़ाएं तो आप पाएंगे कि जी रडार डिटेक्शन से जो इनका N-30 जो FPS-32 आज जो खत्म हो गया है जहाज में इनके, तो वो क्या बता रहे हैं कि वो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम में ब्लाइंडनेस वाली बात को थोड़ी सी हाइप बता रहा है, लेकिन जो वॉर पर इसका इम्पैक्ट है वो बिल्कुल रियल है। यानी कि अगर हम इसको फैक्ट्स एंड एनालिसिस से बात करनी शुरू करें इसके बारे में तो कुछ ऐसे बात बनेगी। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या बनेगा? अर्ली वार्निंग टाइम का कम हो जाना, यानी ये रडार 5000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, जो कि गल्फ में अमेरिका और अलाइड फोर्सेस को एक एडवांस नोटिस दिया करता था। अब ये पार्शियली, ये कंप्लीटली आउट ऑफ सर्विस हो गया है। अर्ली वार्निंग जो सेकंड मिनट्स का समय था उसमें पैट्रियट मिसाइल्स या थार्ड या एगस, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं इनको इंटरपोल करने के लिए, इनको इंटरसेप्ट करने के लिए कम टाइम मिलेगा। खासतौर पर सैचुरेशन अटैक्स जो होंगे, एक साथ बहुत सारे मिसाइल आ गए तो फिर आप सैचुरेटेड हो गए, या बहुत सारे ड्रोन आ गए तो आप सैचुरेटेड हो गए, उसके ऊपर से एक बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगी आराम से, पहले वाले आप रोक नहीं पा रहे, ऊपर से एक गुजर जाएगी और उसे दूसरी ने आगे ठोक देना। रिडंडेंसी और कुछ ज़्यादा जो बातें की जाए उसको लेकर, तो आप ये देखिए जो यू नो इस बात को यूं देखें कि एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो जो इनका ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसमें ये रडार इसका कोर पार्ट था, यानी कि अब ज्यादा डिपेंडेंस हो जाएगी सैटेलाइट्स के ऊपर। यानी सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ? SBRIS जिनकी गई हुई है पहले, या वाक्स है, या शिप बेस्ड रडार्स हैं, ये सब। नेवी के पास एजिस है तो वो बेसिकली शिप बेस्ड रडार में ही आती है। और दूसरे जो सेंसर्स हैं उन पे भी इसका दबाव आएगा, ब्रिटेन पे भी, तो और अगर और भी ज्यादा अटैक बढ़ने शुरू हुए तो आप ये देखिए कि इंटरसेप्शन का जो रेट है ये लगातार फिर कम होता जाएगा। असिमेट्रिक वॉरफेयर का एडवांटेज ईरान को है, ये भी आप जान लीजिए। ईरान को एक सक्सेस चाहिए जैसे कि ये वाली हिट लगी रडार को, जबकि अमेरिका को हर बार 100% इंटरसेप्शन चाहिए। जरा भी कम होगा, एक मिसाइल अंदर वो ठुक जाएगी। कतर ने 101 मिसाइल मारी हैं या ड्रोन मारे हैं, टोटल 101 बनता है, लेकिन सिर्फ 2 नीचे गिरी है, और जो 2 गिरी हैं वो मेजर गिरी है। अच्छा, फिर इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वॉर का, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए अल उबैद का जो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का बेस था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 21% का जो ऑयल है वो यहीं से पास करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और ये उसी को प्रोटेक्ट करता था अल उबैद का ये बेस, अल उबैद का। नाउ अमेरिका ने शिपिंग लेन एस्कॉर्ट्स का प्रॉमिस किया है। उन्होंने कहा था कि जो शिपिंग लेन में जहाज निकलेंगे शिपिंग का सामान लेकर दूसरे देशों के लिए, उनको एस्कॉर्ट दिया जाएगा। नेवी शिप्स की सेफ्टी पर अब सवाल उठेंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया है।
और अब अपना सोचिए ना, अगर अमेरिका अपना रडार खुद ही नहीं बचा पा रहा है, तो किसी और की नाव क्या बचाएगा? ये एक बड़े सवाल है। एस्केलेशन का रिस्क कैसे है? ये जो अमेरिका, इज़राइल, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्टेड को डॉक्टरेट कन्फ्रंटेशन की तरफ धकेल रहा है, बेसिकली अमेरिका जो है वो रिक्वेस्ट और रिटायरमेंट उस एक्शन की बात कर रहा है। लेकिन डिफेंस में ब्रेक से मोराल और क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। ईरान की जो मिसाइल है या ड्रोन कैपेबिलिटी है, वो कम कॉस्ट में हाई इम्पैक्ट दे रही हैं और हाई एंड हो रही हैं, जो कि प्रॉक्सी वॉर जैसे यमन में चल रहा है, लेबनान में चल रहा है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे टोटल ब्लाइंडनेस नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि किसी मिसाइल को अपना रास्ता ही नहीं नजर आ रहा होगा। अमेरिका के पास में एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्रीनलैंड जैसे दूसरे जो एन एफ पी एस 132 साइट्स या प्लस सैटेलाइट्स, इस तरह की जो डैमेज साइट्स हैं, लेकिन गेम चेंजर कहलाता है ओवर स्टेटेड, यानी रिपेयर प्लेसमेंट में जो टाइम लगेगा महीनों साल वाला, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑपरेशन जारी रहेंगे। ये आप बात समझिए। ओके, आगे लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, मैं जरा चेक करता जाऊँ, कुछ मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं किसके और क्यों आ रहे हैं इस टाइम पर। कोई इंपॉर्टेंट ना हो ना, ये सब के सब वही है। जय हो होली मैया की। ओके, अब है क्या, ये सारा का सारा खेल जो है ये है गवर्नमेंट बैक, यानी अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इसमें लग रहा है। और इसके अलावा उन्होंने क्या प्रॉमिस प्रॉमिस किया है ट्रम्प ने कल, कि जो अरे यार जो इन्होंने अपना वो किया है ना, जो कवरेज का वादा किया है, कवरेज किस तरह की दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने एक पॉलिटिकल इंश्योरेंस का वादा किया है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस का कल ट्रम्प ने वादा किया है। वो है एक तरह का सरकारी बैकस्टॉप। बैकस्टॉप किस तरह से, कि ये जो जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होने वाला जो लॉस होगा किसी शिप को, वो इंश्योरेंस कोई नहीं देता है। ईरान के हमलों से जो जो थ्रेट्स आई हैं उनके बाद में उन्होंने बेसिकली मना कर दिया है उसको सिक्योरिटी देने से, या 100% से ऊपर के रेट बढ़ गए हैं इंश्योरेंस के। तो मेजर मरीन इंश्योरेंस या अंडरराइटर्स जो है, जैसे गार्ड है, स्कल है, ये कंपनियों के नाम है, नॉर्थ स्टैंडर्ड है, लंदन है, लंदन पीआई क्लब। तो ये तमाम कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपनी इंश्योरेंस को बढ़ा दिया है अप टू 100%, और वो भी वन टाइमर, एक वन वे के लिए। और इसमें फिर वार रिस्क कवर को कैंसिल कर दिया गया है। तो वार रिस्क जो कवर कैंसिल किया गया है वही पॉलिटिकल बेसिकली रिस्क इंश्योरेंस है जिसको अमेरिका ने देने का वादा किया है। ट्रंप कह रहा है खासतौर पे गल्फ होमेज, स्टेट ऑफ होमेज और ईरानी वाटर्स में यहाँ जाने के लिए जो इंश्योरेंस चाहिए पॉलिटिकल, वो ये लोग देंगे। इससे शिपिंग कंपनियों को बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ रहा है इंश्योरेंस की कॉस्ट की वजह से, और कवरेज मिल नहीं रही है। तो जाहिर है कि वो परेशान है, तो इसीलिए ट्रंप ने ये रास्ता निकाला उसका। अब अच्छा, ये है क्या? अगर आप कहें अगर आप कहें ये पॉलिटिकल इंश्योरेंस के माने क्या है, ये इसका क्या मतलब है, तो ये बैकस्टॉप है जो इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती। ईरान के हमलों और जो उनकी थ्रेट्स हैं उसके बाद में मेजर मरीन इंश्योरेंस अंडरराइटर्स जो हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हम नहीं देंगे। पर ये सब के सब जो है, गैस टैंकर और शिपिंग लाइंस, इन तमाम के लिए ये पॉलिटिकल इंश्योरेंस मौजूद होगा जो ट्रंप देना चाह रहा है। और कह रहे हैं कि ये वेरी रीजनेबल प्राइस पे होगा, बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर होगा। वो क्या होगा ये बताया। कवरेज क्या देता है, ये कहता है कि अगर जहाज पर अटैक होता है ईरान या प्रॉक्सी से, डैमेज होता है, या लॉस ऑफ कार्गो होता है, या ब्लॉकेज से फाइनेंशियल इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस होता है, तो अमेरिकी सरकार बैक करती है। ये सर कंपनियों को रिस्क लेने की हिम्मत देगा कि जब वो हार्मोज से गुजरे तो ग्लोबल एनर्जी का फ्लो जो है वो जारी रहे। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आई डोंट नो मित्रों कि ये सब कहाँ जा रहा है, ये सब का सब बिल्कुल यू नो दूसरी तरफ को जा रहा है। नेवल प्रोटेक्शन कैसे काम करता है जो अमेरिका देने की बात कर रहा है कि भाई इनके साथ में हमारे जहाज जाएंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकल सके जहाज जो है। तो ट्रंप ने कहा है कि इफ नेसेसरी यूनाइटेड स्टेट नेवी में बिगिन एस्कॉर्टिंग टैंकर्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एज सुन एज पॉसिबल। मतलब ये कि यूएस नेवी टैंक जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेगी, यानी नेवी का जो वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स आदि, वो टैंकरों के साथ चलेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर उनको ईरान अटैक करता लगता है तो डिफेंडेंट बन जाएंगे। ये जो कन्वेज हैं या जो
एस्कॉर्टेड ट्रांसमिट्स हैं उनके रूप में होगा, यानी शिपिंग कंपनियां रजिस्टर करेंगी अपने लोगों को और फिर नेवी के रूप में उनको गाइड करेंगे। अगर इफ नेसेसरी कहा जाता है, जो कि कहा जा रहा है, तो आप पाएंगे मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, तैयार है लेकिन तैयार है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकन नेवी ने कहा है कि अभी कुछ अवेलेबिलिटी हुई नहीं है, इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं। ये भी 1980 की तरह है जहां फॉरेन टैंकरों को यूएस फ्लैग में ही रीफ्लैग करना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ। अभी जो इफ नेसेसरी का मैंने ये बता दिया आपको। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। शिपिंग कंपनी है एक आईडीसी, शिपिंग कंपनी से आईडीसी, आईडीसी से इंश्योरेंस कंपनी सप्लाई होती है इंश्योरेंस कंपनी को। रीजनेबल प्राइसिंग जो है, रीजनेबल प्राइसिंग पर अगर अप्रूव हो जाए तो कोई भी फिर रिस्क कवर ले सकता है, लेकिन वो रीजनल जो उनकी टर्म्स है उस पर उतरना होता है आपको। अगर हाई रिस्क लगे तो कंपनी जो है वो रिक्वेस्ट को, नेवी रिक्वेस्ट जो है वो स्क्वाड्रन नेवी रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई अगर खतरा है तो कहेंगे भाई नेवी को साथ लेकर आओ, फिर हम इंश्योरेंस देंगे। तो नेवी इफ नेसेसरी बेसिस पर एस्कॉर्ट देगी लोगों को। ओके, हार्मोस ट्रैफिक को रीस्टार्ट करना, हार्मोस ट्रैफिक को रीस्टार्ट करना ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो बैठा हुआ है वो अपने आ नहीं पा रहा है, अंदर किनारे लगा हुआ है शिप, कोई भी शिप, तो उसको ये अब ये कोशिश करेंगे कि स्टेट ऑफ हार्मोस को खोलें। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, नहीं हो सकता। 31 किलोमीटर का रास्ता है वो सारे का सारा जो जो है, और उसमें कहाँ पर ये खड़े होंगे, कहाँ पर वो खड़े होंगे। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन इन्होंने रिस्टार्ट करना है, उसको करें 94% तक डाउन है इस समय स्टेट ऑफ हार्मस। ऑयल गैस प्राइसेस को कंट्रोल करना है, वो भी इसके लिए जरूरी है। और फिर वो कह रहे हैं कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को भी चलाना है। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज है दोस्तों कि ईरान ने स्टेट क्लोन डिटेक्ट किया है और सारे अटैक हो चुके हैं। टारगेट बन सकते हैं खुद एस्कॉर्ट्स पे ही, है ना। और फिर क्या नजर आता है कि अगर ईरान ने अगर स्ट्रेट क्लोजर डिक्लेयर कर दिया और अटैक हो चुके हैं, तो एस्कॉर्ट्स खुद ही टारगेट बन सकते हैं, और इसलिए एस्केलेशन का जो खतरा है वो पूरे का पूरा मौजूद है। ओके, आप ये फिर देखिए कि अमेरिका जो है वो खुद के अपने जो क्रिएटिव बेसिस हैं, चाहे वो उम्मीद का है, यहाँ जो रेडार पे हमला हुआ है, ईरान की पूरी तरह हमले बचाने में भी सब असफल रहा है, पूरा नहीं कर पाया है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है खासतौर पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको सेव करने का दावा करना कर रहा है यही। लेकिन क्लासिकल केस क्या है कि जहां डिफेंसिव कैपेबिलिटी में गैप है, लेकिन इकोनॉमिक जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफेंसिव सपोर्ट के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। रियलिटी चेक ये है दोस्तों कि हार्मुज स्ट्रेट का स्टेटस करीब 94% तक डाउन है, ठीक है ना। 1 मार्च को तीन कुछ सोर्सेस ने 70-80% ड्रॉप बताया था, लेकिन लेटेस्ट में 94% तक की गिरावट है। जहाज सफर कर रहे हैं, कुछ डैमेज हैं, कुछ अटैक्ड हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो वॉर रिस्क को कैंसिल आउट कर रही हैं कि वो नहीं मानती इसको। ओके मित्रों, ये तमाम बातें हैं जो इस समय चल रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि हम्म बस मिलता है मित्रों, और बहुत कुछ बातें करने के लिए है, लेकिन मुझे लगा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम 45 मिनट का हो रहा है। और मैं आपको कमेंट्स rather ले लेता हूँ, बचा हुआ हिस्सा मैं आपको अगले व्लॉग में और दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मुझे बैठने में फिलहाल। अ, मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ ताकि मैं इसमें जो आपके बातें हों उनको पूरा कर पाऊँ। जी, सबको हैप्पी होली, और कृतिका आपको भी हैप्पी होली बेटा। और जी अभय भाई, दंडवत प्रणाम आपको भी। एंड देन ओके, गुरु जी, आईआरसीसी क्लेम्स दे हैव डिस्ट्रॉयड 2/3। पॉसिबल है, क्योंकि मित्र अब आप ये सोचो, मैंने ये वाला चेक नहीं किया है, बट इसके इम्पैक्ट कई लेवल पे आ रहे हैं। थर्ड जाएंगी, पैट्रियट भी जाएंगी, क्योंकि वो जो अंतर आ रहा है, टाइम डिफरेंशियल जो क्रिएट हो रहा है, जो कम्युनिकेशन में जाहिर है डेटा ट्रांसफर नहीं होएगा जब उस रडार का, तो जब तक सैटेलाइट से डेटा आके डाउन होके आएगा, तब तक तो यह इतनी देर में तो वो नीचे आती हुई मिसाइल उड़ा देगी आपको। तो ऋषभ भाई प्रणाम। एंड देन तो इसलिए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा भाई अगर ऐसा हुआ है तो।
फिर आगे आप करेंगे एंड टीवी चैनल वन एक्सपर्ट सेड द चाइना इज हेल्पिंग ईरान बाया तुर्कमेनिस्तान। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ भी सुना है अब है कि चाइनीज आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो अपनी जो हाइपरसोनिक कैपेसिटी है उसको टेस्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में। तो यू जस्ट डोंट नो विच वे दे आर, चाइनीज आर बेसिकली सपोज टू बी इन ईरान राइट नाउ, उनके लोग अंदर मौजूद हैं। एंड आई थिंक वो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर मिडिल ईस्ट में 3 जहाज जो गिराए गए हैं इनके, मुझे सीरियसली मेरा मानना है कि उन जहाज़ों के गिरने में चाइना का पूरा हाथ था। चाइना ने वहां पर इंटेलिजेंस शेयर किया है, बहुत पॉसिबल है कि कुछ और माल भी सप्लाई किया हो जिससे वो अमेरिकी जहाज गिरे हैं। अकेले ईरान वहां पे जाके गिरा है, मुश्किल लगता है मुझे। रशिया ऑफर्स सप्लाई, ये नहीं ऋषभ भाई, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, तो सुबह ही हो गया था, कल ही हो गया था बल्कि रात को। कल का व्लॉग मैंने इसी पे किया था ऋषभ, कि जो सारे के सारा इस समय सप्लाई चेन में जो भारत ने स्मार्टली गेम किया है, जिसके चलते ये जो फ्री लोडर्स जो जहाज आए हुए हैं इस समय इंडियन ओशन में खड़े हुए हैं, ओमान के पास ओशन, अरेबियन ओशन में खड़े हुए हैं, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि वो पहले से ही हमको अंदाजा था और हमने यहाँ तैयारी की हुई है। लेकिन इसमें जो अपडेट है वो बड़ा स्ट्रेंज है, वो मैं आपको ये देता हूँ कि ये जो इस लड़ाई में भारत के रोल की बात आ रही है वो बड़ी स्ट्रेंजली डेवलप हो रही है। मैं आपको बताता हूँ इसका किस्सा। क्योंकि इसमें अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ दबाव या यूं कहिए रिक्वेस्ट जो भी समझिए वो इधर भी आ रही है, भारत ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया उस पर। The Islamic Revolutionary Guard Corps have announced that its newer forces carried out a missile strike against U.S. warship in Indian Ocean, 6,000 kilometers from Iran's closest border. अब तो अटैक बढ़ेंगे ही मुझे लगता है। गुरुजी गुरुजी ट्रम्प कॉल्ड इमरजेंसी मीटिंग ऑफ डिफेंस कंपनीज। हाँ हाँ, आप देखो ना दोस्त, ये कैसी फूहड़ बात है, तुमने बुला लिया, अब वो तुम उनको कह दो तो वो कल से प्रोडक्शन तेज हो जाएगा, ऐसे होता है नहीं, कोई ऐसे तो ही होता है। Pakistan has asked Saudi Arabia to route air supplies through Red Sea port of Yanbu after closure of Strait of Hormuz disrupted. But जरा ये भी देखिए रेड सी में क्या हो रहा है, रेड सी में भी तो हमला होने की तैयारी हो रही है। जो इसके हouthis के लोग हैं वो वहां पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट हजार कुछ मिसाइलें तो ऑलरेडी फायर हो चुकी हैं, तो इसलिए फाइटर जेट्स हैज बीन शॉट डेड बाय NF-16 है। वो तो इनका हुआ है ना, पुराने सोवियत एरा का जो इनका जहाज था उसको F-35 ने मारा है, क्या फर्क पड़ता है, मार लो, उसने अपना काम कर दिया। ओके, विकास श्रीवास्तव कह रहे हैं इस युद्ध में ईरान की आतंकी शक्ति के खात्मे के साथ अमेरिका के दादागिरी को भी चोट लगा है। मुझे लगता है अच्छा हुआ है, मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए था, देर सवेर आगे पीछे होना ही था। और देखिए, तमाम बातों के बावजूद मैं तो डिसएग्री करता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट से ही, जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया है मुझे तो वो अनजस्टिफाइड लगता है, कोई तुक नहीं है। और मजे मजे की बात क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो पेंटागन खुद कह रहा है कि भाई ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था फिलहाल। मैं एक्चुअली इस बारे में अगर आप कहेंगे तो आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ जहां पर ये बात आई। आई डोंट नो कि मेरे पास, आई थिंक मेरे पास वो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि पेंटागन जो है जहां पर ये बात कह रहा है। आई पोस्टेड एक्चुअली शॉर्ट ऑल्सो ऑन दैट सब्जेक्ट। जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड दोस्तों, मैं नीचे कर लूँ उस फाइल को देखने के लिए कि कहाँ है वो फाइल। ओके, क्योंकि वो मैंने ये देखिए, ये देखिए जरा, ये वीडियो देखिएगा, मुझे एक सेकंड दिए जी जी, जरा वीडियो देखिए। Like most of the administration's explanations for why now, why was this operation against Iran launched now? This briefing happened in private, but we're told that Pentagon briefers did make a stark acknowledgement, and that was that no, there was no indication that Iran was preparing to preemptively strike U.S. bases in the region in anticipation of some sort of an attack from American and Israeli forces. And that's something that senior administration officials had said on Saturday that they believed was true, and that was something that contributed to the timing of this operation. So raising more questions still, as the president we haven't heard from him about his reasoning, his justification, and his plan going forward as this military operation continues.
जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इससे पता लग रहा है आपको कि पेंटागन जो है अपनी ब्रीफिंग में खुद कह चुका है कि नहीं जी, हम नहीं थे वहाँ पे। हमारे हमारे पास कोई थ्रेट नहीं था, हम वहाँ पर हमारी कोई भूमिका नहीं थी, हमको ऑर्डर दिया गया तो हमने ऐसा किया है। फिर आप ये देखिए, शुरू में कहा गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इसलिए जा रहे हैं। जब ये बात आ गई ओमान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि ईरान ने तो मना कर दिया था कि हम तो हमारा ना कोई इरादा है ना कुछ, और आपको अगर यही करना है कि आप एनरिच्ड यूरेनियम जो है हमारे पास नहीं रहने देना चाहते, हम उसके लिए भी राजी हैं। तो जब वो उसके लिए भी राजी हो गए तो फिर आपकी थ्रेट क्या बची थी? और ये बात तो जग ज़ाहिर है कि ईरान के पास ऐसा कोई मिसाइल है नहीं जो डायरेक्टली अमेरिका तक पहुँच जाए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को कैसे नुकसान हो रहा था? अमेरिका के लोगों को कैसे नुकसान हो रहा था कि नहीं हमारे बेस में तो कुछ भी बोलते जाओ रूबियो साहब, और वी आर सपोज्ड टू लिसन टू इट नॉनसेंस। तो ये किस्सा है। एक सेकंड दोस्तों, आगे मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ। ये इंटरेस्टिंग है जो विकास करें। इस युद्ध के साथ ही खात्मे के साथ अमेरिका की दादागिरी पे बड़ा चोट होता दिख रहा है। ये बिल्कुल बड़ा चोट है और मुझे लगता है इस चोट की ज़रूरत थी दोस्त। विकास भाई, ये चोट लगनी ही चाहिए थी, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आप मुझे बताइए, एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए इस दादागिरी का। कल स्पेन ने मना कर दिया कि भाई साहब आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वहाँ क्या कहते हैं इनको ईरान को मारने के लिए, तो हम अपने पोर्ट्स का आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जरा रात तक देखिए इन्होंने क्या किया। ट्रंप ने रात-रात में आकर स्टेटमेंट दे दी कि भई हम स्पेन के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम स्पेन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, स्पेन हमारी दुनिया से बाहर। अब सीधे से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक सही मायने में देखा जाए तो गैर कानूनी जो लड़ाई है ईरान के खिलाफ, उसका साथ नहीं दे रहा है। ज़रा मैं आपको और इस पर क्या किया, एक स्पेनिश है, क्या नाम है इनका? स्पेनिश ओए होए! स्पेनिश एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इस पे एक स्टेटमेंट भी दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं स्टेटमेंट दिखा पाऊँ। अगर दिखा पाऊँ तो आई एम नॉट वेरी श्योर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। वो ये वहाँ यही कह रही हैं कि भई हमको इनसे जान छुड़ानी है। ये जो अमेरिकन्स हैं उनसे हमको जान छुड़ानी है। हमें देखिए ये मेरी समझ नहीं आया मैं आपको क्या-क्या दिखाऊँ? यू नो इट्स रियली गेटिंग वियर्ड, इट्स रियली गेटिंग वाइल्ड। लेट मी जस्ट चेक आउट। मैं वहाँ पे वो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम अपना व्यापार ही खत्म कर देंगे। देयर इज़ नो ट्रेड दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस विद अमेरिकन्स। ये देखिए, तो वो मना कर रही हैं, वो कहती हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, कह रही है कि अ, लोगों को अ, लोगों को जो उनके खाने की कीमत है, बिजली की कीमत है, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, एनर्जी की कीमत है, उस सब पर आग क्यों लगाई जा रही है? सिर्फ़ इसलिए कि अमेरिका और इज़राइल चाहते हैं। ये उनका कहना है। मैं आपको उनका वीडियो भी दिखा देता हूँ। स्पेनिश बोल रही हैं, तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, मगर फिर भी मैंने आपको मतलब बता दिया उसका कि वो क्या कह रही हैं। कहाँ गया मेरा स्ट्रीम यार्ड यार? ये रहा, हाँ, लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट। ये रही। ये रही उनकी स्टेटमेंट। तो कहाँ से दिखाऊँ आपको? 1 सेकंड मित्रों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही इनकी स्टेटमेंट और ये रही माताजी। situación crítica que el propio gobierno está reconociendo que ser aliados de Estados Unidos nos pone en serio peligro, porque Estados Unidos e Israel son en este momento las principales amenazas para la seguridad y para la estabilidad de la humanidad. Están bombardeando los países que les da la gana por petróleo, por el control de las rutas comerciales, por el control de las posiciones militares geoestratégicas y, por tanto, ये बेसिकली चूंकि स्पेनिश है आपकी समझ में आएगी नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उसके मायने थे उसकी ट्रांसलेशन थी वो मैंने आपको बता दी कि बेसिकली वो ये कह रही हैं कि ये गेम है, हमारे साथ खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने इससे भी बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि स्पेन को अब चाहिए कि वो कि वीडियो कि हम जो है नेटो से ही निकल जाए। उसने कहा कि नेटो में रहने का मतलब है कि आपको अमेरिका के नीचे काम करना पड़ेगा, अमेरिका जो कहेगा आपको वही सुनना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम अपनी स्पेनिश पब्लिक का ध्यान करें और हम नेटो को ही छोड़ दें। हमें क्या ज़रूरत है एक ऐसी संस्था में रहने की जहाँ पर हमें एक लीडर के या एक ही कंट्री के डिक्टेशन में काम करना पड़े। कहाँ गई ऐसे में डेमोक्रेसी, कहाँ पे गया? तो अगर आपको इस तरह काम करना पड़ रहा है। जस्टिफिकेशन आप ये देखिए अमेरिकन पब्लिक का कल सर्वे जो आया है,
उसमें आया है कि अप टू 65% लोग जो है वो ट्रंप के बताए हुए कारणों से सेटिस्फाइड नहीं है। ईरान पर हमला क्यों किया गया, उस पर दिए जाने वाले तमाम कारणों से वो कतई संतुष्ट नहीं है। फिर आप ये देखिए कि जो गैप आ रहा है ट्रंप की बातों में, मार्को रूबियो की बातों में, उससे साफ पता लग रहा है कि दरअसल कोई भी नैरेटिव उनको सूट नहीं करता है। ट्रंप कोई और कारण दे रहे हैं लड़ाई का, तो ये जो क्या नाम है इनका, मार्को रूबियो, वो कोई और बात कर रहे हैं। तो इससे ही भी आपको पता लगता है कि चीजों में कितना डिस्टेंस आया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको चीजें बताऊं, इट्स रियली वियर्ड, नहीं होना चाहिए, बट क्या कहा जाए। हाँ, अब सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई, मित्रों देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी वो चला रहे हैं 20 साल पुराने वाले ड्रोन। अभी जैसे जैसे इनके ये खत्म होंगे तो उनका माल निकलेगा असली वाला। आप कहाँ जाएंगे? 80,000 ड्रोन उनके पास पड़ा हुआ बता रहे हैं, और ये मेरा एस्टिमेट नहीं है, ये अमेरिकन और इजरायली एस्टिमेट है। तो यानी इनके घर का एस्टिमेट है, यानी कि सच्चाई में हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो ये कहानी अब चल निकली है। सवाल ये है कि इसका अंत कहाँ है। इस समय मैंने आपको बताया सऊदी अरब ने धमकी उमकी बहुत दी है ईरान को कि हमारी एयरफोर्स ज्वाइन कर लेगी, ये है वो है। अभी तक कोई हमला उन्होंने किया नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं किया है, मगर डर इन सबको लग रहा है। डर ये लग रहा है कि दरअसल अब करना क्या है, क्योंकि सऊदी अरब की जहां कंप्लेंट होती है वहां पर अमेरिकन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वो सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को सेव मार रहे हैं जिनको, जो इजराइल के लिए खतरा है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अब गल्फ कंट्रीज को लग रहा है कि हमने तो अमेरिका को यहाँ ये सोच के बिठाया था कि ये हमारी सिक्योरिटी की गारंटी है। अमेरिका को हमने मिडिल ईस्ट में ये सोच के बिठाया था कि ये हमारी सिक्योरिटी की गारंटी है, ये तो हमारे लिए खतरा बन गए। यानी यहाँ पर बेस होने का मतलब है ये ईरान को मारेंगे, ईरान इनको मारेंगे, इस चक्कर में हमको मारेगा, है कि नहीं? तो ये किस्सा चल निकला है। तो अब माना यह जा रहा है कि सूनर और लेटर जब भी लड़ाई ये बंद होगी या कोई सीज फायर होगा, तो बहुत संभव है कि गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे देश ईरान अमेरिका को भी ये कहेंगे कि भाई साहब आप झोला उठाओ और जाओ यहां से, क्योंकि आपके रहने से हमारी जान को खतरा है। तो दुबई जैसा देश मित्रों, जहां पर दुनिया के तमाम अमीर लोग जो हैं वो न सिर्फ सैर सपाटे के लिए आते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स बेनिफिट उठाते हैं, सब कुछ होता है। आप मुझे बताइए, अब वो लोग दुबई क्यों आएंगे? आज सवेरे भी अटैक हुए दुबई पे। तो और अब चूंकि ये आपको मैंने बताया कि ये जो अलवेद वाला जो कल किस्सा हो गया है, तो इनकी आंख नाक कान थोड़े से कमजोर पड़ गए। जो उनको जानकारी मिलती थी वो थोड़ा देर से मिलेगी। ये जो देर है, इस डिस्टेंस को, इस टाइम गैप को, इस टाइम डिफरेंशियल को ईरान इस्तेमाल करेगा, वो यहाँ पे ठोकेगा इनको उठा के। बड़ी सिंपल सी बात है, इनके पास भी ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं। और एक बात और जानिए भाई, काम तो करते नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी ना। मिडिल ईस्ट के लोग जो है, शेख साहब जो है, शेख साहब काम नहीं करते। शेख साहब को ये चाहिए कि उनका काम कोई और करके चला जाए, ये बैठ के वहां पे अपना दारू पीते रहे, सो इट्स नॉट हेडिंग एनीवेयर। हाँ, एक और बात, एक माइकल डगलस, नहीं माइकल, हाँ माइकल डगलस जो है वो अमेरिका के एक एनालिस्ट है, CIA के पहले एडवाइजर भी रहे हैं, एंड मिलिट्री में रहे हैं। उन्होंने कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा है कि साहब इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा अमेरिका को, यानी कि अमेरिका को इंडियन जो पोर्ट्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा अपने जहाज़ों को लेकर, मरम्मत वगैरह के लिए, फ्यूल चाहिए तो उसके लिए। आपको याद होगा भारत ने जो 5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट किए थे अमेरिका से डिफेंस कोलैबोरेशन करते हुए, उनमें से एक का नाम था एल्मोआ। एल्मोआ जो था उसमें इन्होंने ये रखा था कि जो हमारे शिप हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और वो अपनी रिपेयर कर सकते हैं, फ्यूल ले सकते हैं एंड व्हाटएवर। सिमिलरली इंडिया वाले भी। लेकिन इसमें टर्म क्या होती है दोस्तों, कि ये हमेशा केस टू केस बेसिस पे होता है। यानी कि अमेरिका का शिप परमिशन लेगा भारत से, ये कहेगा कि भाई हमारे पास हमारा आपका एग्रीमेंट है इसका, और मुझे आपके शिप पे आके तेल लेना है या रिपेयर करनी है या सर्विसिंग करनी है व्हाटएवर, तो उसके लिए वो फिर आपको पोर्ट्स को यूज कर सकता है, बशर्ते परमिशन दी जाए। एल्मोआ का था ये कि एल्मोआ एग्रीमेंट के चलते भारत को ये सुविधा उन्हें देनी होती है। अब माना कहा जा रहा है, और जो माइकल डगलस ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे जो मित्र देश थे, या तो हमारे पोर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, ईरान ने बॉम्ब कर दिया, उनको बॉम्ब कर दिया, रॉकेट मार दिया है, ड्रोन मार दिया, जो भी है, लेकिन उनकी जो
उनके अपने पोर्ट्स थे कंट्रोल्ड, वो डिस्ट्रॉय हो गए। जो मित्र देश हैं वो इनसे जान छुड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पोर्ट पे ना हो, नहीं हमें कोई मारेगा वो, ठीक। वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही चारा बचा है आने वाले समय में, और वो बहुत आइडियल नहीं है। वो उनका ये भी कहना है कि वो बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन है चारा वही, और वो क्या, इंडिया के पोर्ट्स पे जाओ और वहां पर जाके सर्विसिंग करो, या अपने ऑयल लो, या रिपेयर करो, जो भी जरूरत है आपकी वो आप इंडिया के पोर्ट पे जाके पूरी करो। सवाल ये है कि क्या इंडिया इसके लिए परमिशन देगा इस समय पर, ये बड़ा सवाल है। उनको ये लगता है कि चूंकि इंडिया सिविलाइजेशनल कंट्री है, ईरान सिविलाइजेशनल कंट्री है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों का संस्कृत का भी रिश्ता है, आप जानते होंगे, संस्कृति नहीं संस्कृत लैंग्वेज, तो उसका भी एक हमारा रिश्ता है। और तो ये तमाम चीजें जो हैं, इनके चलते ईरान और भारत आराम से बात कर सकते हैं, ऐसा कहना था माइकल डगलस का। इससे पहले स्कॉट रिटर भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। और तो अब आप देखिए इन बातों को कि ये इनमें से क्या सच होता है। इनफैक्ट माइकल डगलस ने तो कल बात यहां तक कही कि अगर ईरान और इसराइल में कोई देश है जो समझौता करा सकता है तो वो भारत है, और बोले कि भारत के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि वो इस मौके का फायदा उठा के इन दोनों देशों में शांति करा के अपना स्टेटस जो है दुनिया में बढ़ाए, और स्टेब्लिश करे कि जो काम अमेरिका नहीं कर सकता है, ताकत से नहीं कर सकता है, हम उसको बिना लड़े कर सकते हैं। ये बात कल माइकल डगलस से कही है। ओके, तो आगे मैं चलता हूं अपनी बात को लेकर आपके लिए, ये यहां तक मैंने बता दिया आपको। ईरान के जो अटैक्स हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी क्या है, देखिए वो ईरान ने कोई यूएस बेसिस पर ही नहीं, बल्कि जो होस्ट कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी टारगेट किया है। तो अल उबैद मैंने बताया आपको, ये बैलिस्टिक मिसाइल वाला जो हिट लगा है। फिर बहरीन में अमेरिका का जो 5th फ्लीट था वहां हमला हुआ है। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इन सब के एयरपोर्ट्स पे हमले हुए हैं, दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ है। इसमें क्या है, इसमें गल्फ स्टेट की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं, एनालिस्ट भी बताते हैं, वो कहते हैं कि जो गल्फ गवर्नमेंट्स हैं वो रियलाइज कर रही हैं कि अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस, यानी अमेरिका का उनके बीच में होना, उनके बेसिस पे होना, उनको ज़्यादा वल्नरेबल बना रहा है ना, बजाय कि प्रोटेक्ट करने के वो उनको खतरे में डाल रहा है। एक सऊदी ऑफिशियल जो है उनका बयान भी आया है इसको लेकर, उन्होंने कहा कि अमेरिका हैज़ अबैंडन्ड अस, अमेरिका ने हमको छोड़ दिया है, अपनी डिफेंस सिस्टम्स इसराइल को बचाने के लिए लगा रहा है, और हमको ईरानी मिसाइलों के सामने अकेला छोड़ दिया है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि जो होस्ट कंट्रीज हैं वहां रिजेंटमेंट अमेरिका के खिलाफ बढ़ रहा है। वो अमेरिका को एक अपनी ढाल समझते थे, अब पता लगता है कि ये लाइबिलिटी बन गया है, ढाल होने की बजाय। तो अमेरिका की तरफ से पहले से ही ड्रॉ डाउन हो रहा है, यानी कि लड़ाई शुरू होने से पहले से ही अमेरिका ने अपना मिडल ईस्ट से बहुत सारे यहाँ के जो ट्रुप्स थे या असेट्स थे वो निकाले थे। तो इसका मतलब ये है कि उनको खुद भरोसा नहीं था कि ये प्रोटेक्शन के लायक है या नहीं। कतर में यानी अलुदैद जो है और बहरीन से सैकड़ों ट्रुप्स निकाल लिए गए अमेरिका के, और यहीं पे हमले हो रहे हैं। सीरिया से पूरा विड्रॉल कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में गल्फ से एयरक्राफ्ट या नेवल वेसल्स को भी रीपोजिशन किया गया है, वहां से हटाया गया है। ये प्राइमरी मूव्स हैं, शुरुआती मूव्स हैं, लेकिन पोस्ट वॉर में ये परमानेंट हो सकते हैं, हमेशा के लिए हो सकते हैं। बहुत पॉसिबल है कि इन गल्फ कंट्रीज से अमेरिका को हटने के लिए कह दिया जाए कि भाई साहब धन्यवाद, आप यहाँ रहे, वेरी गुड, आगे के लिए जान छोड़ो। अगर लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है दोस्तों, 4-5 हफ्ते कह रहा है ट्रंप, तो आप ये देखिए गल्फ स्टेट्स जो है वो डिप्लोमेटिकली अमेरिका से रिड्यूस्ड पेमेंट, रिड्यूस प्रेजेंस की बात कर सकती हैं कि आप भाई इतने ज़्यादा ना रहिए, थोड़े रहिए, या फुल विड्रॉल की बात कर सकते हैं कि नहीं आप पूरी तरह यहाँ से हटिए, जाइए, हमारे यहाँ मत रुकिए। तो ईरान के साथ में एक फ्यूचर रिलेशन सुधारना उसका उद्देश्य हो सकता है। ओमान जैसे मीडिएटर्स पहले से ही ट्राई कर रहे हैं। फिर जो अपनी सिक्योरिटी को इंडिपेंडेंट बनाना है कि भाई हम क्यों ना भारत की तरह से, ये भारत का नाम लिया गया है कि भाई क्यों ना हम भारत की तरह से अपनी चीज़ें खुद बनाएं। और पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो भी, यानी अटैक से एक जो इन अटैक से सिविलियन डैमेज हुआ है, और जो डैमेज हुआ है उससे लोकल ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ चला गया है अमेरिका के। आसान ये सब कुछ बिल्कुल नहीं है, अलुदैद को क्रिटिकल मानता है अमेरिका भी, और सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है वो भी वहीं है, कतर में है, और जो गल्फ स्टेट्स हैं अभी भी उनको अमेरिका के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसा
ऐसा अमेरिका को लगता है। ओवरऑल ये एक बड़ा खतरा मौजूद है इसका कि भाई पूरी तरह इनको हटने के लिए कह दिया जाए, लेकिन अभी ये सिर्फ र्यूमर है, एनालिसिस है। अगर लड़ाई लंबी चली, डैमेज ज्यादा हुआ, तो फिर पोस्ट वॉर नेगोशिएशन जो होंगी उसमें ये बड़ा इश्यू हो सकता है कि भाई आप बाहर ही जाओ, यहाँ आओ ही मत। ये मामला है। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये जो हाँ, ये बयान तो आया है इनका, जो फॉर्मर सऊदी जनरल है उन्होंने इसी बारे में बात की है, लेकिन मुझे लगता है इसको मैं अगली बार लेट आता हूँ, आपको बताऊंगा इसके बारे में अगली बार में। अभी फिलहाल मैं आपके और बाकी के बचे हुए कमेंट से लेता हूँ। तो ये देखिए, अब क्या है, विकास भाई, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर का पीछे हटना बताता है कि अमेरिकन बिल्कुल ठीक बात है विकास भाई। ओके, ना मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं पीछे। नेहा बेटा नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो, हैप्पी होली। सर मुझे लगता है कि चाइनीज मिलिट्री पर्सनल भी का ईरान में ईरान को बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है, मेरे पास भी ऐसी खबरें हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को काट के नया राज्य बनाने के कई न्यूज आर्टिकल चल रहे हैं। नहीं विकास, मेरे पास में जानकारी नहीं है, मैं फिलहाल पूरी तरह से इस लड़ाई में उलझा हुआ हूँ। तो ये बिहार वाला मामला, वैसे ही मैं नेशनल टॉपिक पर बात करता हूँ नहीं ज़्यादा। सर व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ नेपाल इलेक्शंस टू इंडिया? फिलहाल तो कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट भारत में नहीं होने वाला है, और नेपाल में इंटरफेरेंस जो मौजूद है वो चाइना की बराबर है, भारत भी किसी हद तक मौजूद है, लेकिन इस पर और डिटेल में अपना अलग से ब्लॉग बना लेंगे और उस पर बात कर लेंगे। हाँ मित्रों, क्योंकि देखो ना 1 घंटा होने वाला है, और जितनी मिसाइल इसराइल के ऊपर विकास वगैरह है, मिसाइल के ऊपर और अमेरिका के बेस पे गिर रहा है, उसके विपरीत आप ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मिसाइल छोड़ भारत में छोड़े और भारतीय सैनिक और तकनीकी 94% डिफेंस ने रोक लिया, बिल्कुल बिल्कुल रोक लिया। रोके तो वहां भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं रोके, कम से कम कह तो यही रहे कि हमने रोके। अब सच कितना है कितना नहीं कौन जाने। दादा अमेजन का ऑफिस भी तो उड़ा दिया है दुबई में, बिल्कुल उड़ा दिया है। कहते हैं कि उसमें बिल्डिंग में CIA का ऑफिस भी था, बिल्कुल ऐसी बात है, कह रहे हैं वो। लेकिन साथ में एक और चीज देखिए, इन्होंने अमेजन का ही ऑफिस जो उड़ाया है, उसके अलावा इन्होंने अमेजन का जो डेटा सेंटर था वो उड़ा दिया है। जो डेटा सेंटर उड़ा है वो मुझे बड़ा क्रिटिकल लग रहा है, और मुझे लग रहा है इसका मतलब ये है कि जो तमाम तरह के डेटा सेंटर पैदा हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हमको आगे से व्यवस्था करनी चाहिए, सीखना चाहिए इस बात से कि कोई अटैक कर सकता है, इस तरह का फिजिकल अटैक, काइनेटिक अटैक। चलो मित्रों, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा माल है जो छोड़ रहा हूँ आपके लिए, अभी मैंने नहीं लिया उसको, लेकिन अगले व्लॉग में उसको कवर करूंगा और बात करनी है मुझे इस बारे में।